स्वामी विवेकानंद जी बड़ौदा गए, दिलाराम बंगलो में उन्होंने निवास किया और वे हरिदास बिहारी देसाई को लिखते हैं, दीवान जी, जूनागढ़ के दीवान जी को, जो कि ओरिजिनली नडियाद के थे, कि आपके मित्र मणिभाई जशभाई ने मेरा पूरा ध्यान रखा, बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया। और कल हम लोगों ने मणिभाई जशभाई के उदार चरित्र, उद्दाम चरित्र, महान चरित्र के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। तो इसके बाद में फिर एक प्रश्न यह उपस्थित हुआ था, और फिर हमने ये भी कहा था, स्वामी जी ने कहा था कि मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी देखी है और रवि वर्मा के पेंटिंग्स देखी हैं। तो ये राजा रवि वर्मा के बारे में हमने थोड़ी सी बातें कही थी कि उनकी जो पेंटिंग्स थी उस समय वो इतने प्रख्यात हो गए थे कि उनकी पेंटिंग्स शिकागो में कोलंबियन एक्सपोजिशन जो हुआ था, जिसके भाग के रूप में, जिसके एक पार्ट ऑफ दिस कोलंबियन एक्सपोजिशन विश्व धर्म सभा हुई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। उसी कोलंबियन एक्सपोजिशन में जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें रवि वर्मा के पेंटिंग्स को भेजा गया था, और ये रवि वर्मा उनको 2 गोल्ड मेडल भी उसमें मिले थे। तो ये रवि वर्मा की पेंटिंग्स उन्होंने देखी स्वामी जी ने। वो पहले उस समय वो फतेह सिंह म्यूजियम में नहीं था, फतेह सिंह म्यूजियम बाद में बना। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी विलास पैलेस में ही, मुख्य पैलेस में ही वो था। तो मुख्य पैलेस में इसीलिए स्वामी जी ने देखा होगा, क्योंकि 1890 तक वह लक्ष्मी विलास पैलेस बन गया था। उस कल जैसे कहा, उस समय के जमाने में 27 लाख रुपए से बना हुआ, और बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा और अत्यंत भव्य। ये लक्ष्मी विलास पैलेस पर तो कितनी फिल्म भी हुई है, कितनी फिल्मों में उसके दृश्य दिखाए गए हैं। तो इतना वह प्रसिद्ध, सारे विश्व में प्रसिद्ध ऐसा वह लक्ष्मी विलास पैलेस, इसकी भी मुलाकात ली स्वामी विवेकानंद जी ने, और वो रवि वर्मा के पेंटिंग्स देखे। और भीतर में जो दरबार हॉल है, ये सब अभी आम जनता के लिए यह ओपन कर दिया गया है। तो कुछ प्रवेश शुल्क अवश्य है। उसमें से ये भीतर का दरबार हॉल देख सकते हैं। दरबार हॉल को किराए पे भी दिया जाता है, अच्छे से कार्यक्रम वहाँ होते हैं, म्यूजिक वगैरह के, संगीत के। वेपन्स का अलग से एक म्यूजियम है, दूसरा म्यूजियम है। ये सब पैलेस देखने लायक है। तो ये राजमहल लक्ष्मी विलास पैलेस, इसकी भी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी ने ली, लाइब्रेरी देखी, और फिर कहते हैं कि टुडे आई एम लिविंग फॉर बॉम्बे, ये अपने पत्र में कहते हैं। तो आश्चर्य होता है, वहां पर सयाजीराव गायकवाड़ से मिलने का कोई उल्लेख नहीं है। तो जैसा कल कहा, कुछ लोग का ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है कि क्योंकि सीआईडी डिपार्टमेंट स्वामी जी के पीछे पड़ी हुई थी, और राजा महाराजों से मिलने पर ये उनकी नज़र रहती थी, और दूसरी ओर सयाजीराव गायकवाड़ स्वयं भी उस प्रकार के सुपरविजन में, सर्विलियंस के भीतर में थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ कई नेशनलिस्ट लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था। तो इसलिए यह स्वाभाविक था। तो परंतु हम लोगों ने जितना कुछ पता लगवाने का प्रयत्न किया, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड तो बहुत कुछ मिलते नहीं है। कुछ थोड़ा सा जो रिकॉर्ड मिला, उससे ऐसा लगा कि, उससे ऐसा पता पड़ा कि उस समय वो स्वामी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा में नहीं थे, लोनावली नाम के स्थान में थे। लोनावली तो उसका पता नहीं, लोनावली नाम का कोई स्थान नहीं है, हो सकता है वो लुनावड़ा हो, वो तो बड़ौदा के पास में ही है, या फिर लोनावाला हो, जो कि पूना के पास में है, पूना बम्बई के बीच में है। इन एनी केस, सयाजीराव गायकवाड़ के साथ उनकी मुलाकात अवश्य हुई होगी, भले चाहे बड़ौदा में न हुई हो, तो बाद में हो सकता है कि महाबलेश्वर में हुई हो। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में दिसंबर 1892 में त्रिवेंद्रम में प्रिंस मार्तंड वर्मा को कहा था
of all the ruling princes he had met, he had been most impressed with the capacity, patriotism, energy, and foresight of His Highness the Gaekwad of Baroda. तो स्वाभाविक ही जब स्वामी जी ने सब अपनी यात्रा का वर्णन किया होगा कि 2 वर्षों से वे पूरे भारत का परिभ्रमण कर रहे थे, कई राजाओं के साथ मिलने का उनको अवसर मिला, तो प्रिंस मार्तंड वर्मा ने कहा कि इतने सारे प्रिंसेस आपको मिले, उसमें सबसे ज्यादा अच्छे आपको कौन लगे या सबसे ज्यादा आपको किस राजा ने इम्प्रेस किया। तब स्वामी जी ने उसके उत्तर में कहा था, जितने राजाओं को मैं मिला उसमें सबसे ज्यादा जिसने मुझे प्रभावित किया वह थे हिज हाइनेस गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के मैं सयाजी राव गायकवाड़। ये उनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उनका सामर्थ्य, उनकी देशभक्ति, उनकी ऊर्जा और उनकी दीर्घदृष्टि, इन सब से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। तो आप सोच सकते हैं स्वामी जी तो कितने राजाओं से मिले। राजस्थान में मंगल सिंह जी को उन्होंने, मंगल सिंह जी से मिले, महाराजा मंगल सिंह जी से, और उनको मूर्ति पूजा का रहस्य बताया। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी तो उनके शिष्य ही हो गए, तो उनके साथ जीवन भर का संबंध रहा, अत्यंत घनिष्ठ उनके साथ मित्रता थी। और महाराजा खेतड़ी ने तो उनको कितनी सहायता भी की विभिन्न प्रकार से, और उनके पास मंत्र दीक्षा भी ली। और उसके बाद में गुजरात में आते तो यशवंत सिंह जी लिमड़ी के महाराजा, इन्होंने भी उनके पास मंत्र दीक्षा ली, उनके साथ बहुत ही अधिक घनिष्ठ हो गए। फिर इधर भावनगर के महाराजा तख्त सिंह जी, ये भी उनसे प्रभावित हुए। फिर इसके बाद में कच्छ के महाराव खेंगाजी तीसरे, वो भी अत्यंत प्रभावित हुए, उसके संबंध में बातें की थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे महाराजाओं के साथ स्वामी जी मिले। इसके बावजूद भी स्वामी जी बोलते हैं इन सब में से सर्वश्रेष्ठ उनको लगे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी का सयाजीराव गायकवाड़ के प्रति कितना वह उच्च उनकी धारणा थी, इसी से हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी धारणा क्यों हुई, क्यों स्वामी विवेकानंद जी ने सयाजीराव गायकवाड़ को श्रेष्ठ शासक उस समय का कहा, उसके लिए हमको थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि इतना उनका तो, उनके ऊपर तो इतने सारे जीवन चरित्र लिखे गए हैं। सयाजी राव बड़ौदा, द प्रिंस एंड द मैन, फतेह सिंह गायकवाड़, और भी कितने सारे उनके ऊपर पुस्तकें लिखी है। तो अत्यंत सारांश में हम यदि कहें, ये सयाजीराव गायकवाड़ का जीवन अत्यंत उच्च कोटि का था और वे असामान्य एक शासक प्रमाणित हुए। और उनका जीवन चरित्र आज भी कितने लोगों के लिए प्रेरणादायी है। बड़ौदा में तो मैं 12 वर्ष था, तो मैं 12 वर्षों में मैंने देखा कि आम जनता की सयाजीराव गायकवाड़ के प्रति कितनी भक्ति और कितनी उनकी श्रद्धा है। तो इनका पूरा नाम था श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़। इनका कार्यकाल रहा 11 मार्च 1863 से लेकर के 6 फरवरी 1939, फ्रॉम 11 मार्च 1863 टू 6 फरवरी 1939। तो स्वामी जी से विवेकानंद जी केवल 2 महीना छोटे थे। स्वामी जी का 12 जनवरी 12 जनवरी 1863, इनका 11 मार्च 1863। और ये मराठा परिवार में उनका जन्म हुआ, कवलाना ये उस गांव में, और मालेगांव तहसील थी नासिक की, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनको एडॉप्ट किया था जमुनाबाई ने 27 मई 1875 को। तो ये उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 13 साल की थी। ये दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस समय ब्रिटिश जो रेसिडेंट आते हैं और वो आकर के उनका उसमें से 3 बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेती हैं जमुनाबाई। तो ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है कि जमुनाबाई ने उनको सब तीनों बच्चों को पूछा कि तुम लोग क्यों यहाँ लाए गए हो। तब ये गोपाल राव ने कहा, ये लोग
अत्यंत गरीब परिवार में से आ रहे थे गायकवाड़ फैमिली के ही, परंतु अत्यंत गरीब फैमिली के थे। फिर भी गोपाल राव ने उस समय कहा, मैं यहाँ पर बड़ौदा में शासन करने आया हूँ। तब जमुनाबाई उनसे प्रसन्न हो गई और फिर उसका सिलेक्शन किया गया, उसको एजुकेट किया गया और उसके लिए इलियट नाम के जो शिक्षक थे उन्होंने बहुत उसके लिए प्रयत्न किए उनको अच्छी तरह शिक्षित करने के लिए, और भी कई लोगों ने शिक्षा दी। टी माधवराव जब तक ही उनको राजगद्दी तो दे दी गई 16 जून 1875 को ही, तुरंत बाद में, परंतु 27 मई को एडॉप्ट किया गया 1875 और 16 जून को 1875 को उनको राजगद्दी में बैठा दिया गया, सिंहासन में बैठाया गया। किंतु वो सचमुच में उनको जो पूरे पावर्स मिले वो थे 28 दिसंबर 1881 से, 1881 से उनको 28 दिसंबर 1881 से उनको पूरे ये पावर्स मिले। उसके पहले टी माधवराव ने बहुत अच्छी तरह उसका संचालन किया, उनको मार्गदर्शन भी दिया, और ये अत्यंत दीर्घदृष्टि, जैसा स्वामी जी ने कहा, अत्यंत दीर्घदृष्टि थे। इतना सारा उन्होंने डेवलपमेंट किया। बड़ौदा स्टेट वाज द बिगेस्ट स्टेट एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेट। ये इसमें कितने प्रकार के विकास के कार्यक्रम किए, और जैसा कि कल कहा था कि पहला ऐसा स्टेट था जिसने न केवल प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी किया, यदि बच्चे स्कूल में आते हैं उसको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी, जो बच्चे नहीं आएंगे उनको फाइन देना पड़ेगा, उल्टा। तो इस प्रकार से पूरे शिक्षा को उन्होंने इतना अधिक महत्व दिया, नारी शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया। प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी उन्होंने खोल दी। ऐसे इतने सारे उन्होंने डेवलप किए एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। फिर इनकरेजिंग द फाइन आर्ट्स, बहुत लोगों को उन्होंने इनकरेज किया। रेल रोड बनाई, बहुत बड़ी रेल रोड बनाई। और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में उसकी स्थापना की, जो आज भी चल रही है। और he was the first Indian ruler to introduce in 1906 compulsory and free primary education, जैसा मैंने कहा 1906 से। और उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया, नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज इन ऑल टाउन्स एंड विलेजेस। और ये उनकी एक विशेषता थी कि वो मनुष्य को पहचानते थे कि इसमें किस प्रकार की योग्यता है, विशेषता है, उस प्रकार से उसको इनकरेज करके उसको आगे बढ़ाते थे। ये बहुत बड़ी उनकी एक तीक्ष्ण दृष्टि थी, जिसके कारण वे उनको पहचान करके उनको इस प्रकार से पेट्रोनाइज करते थे। तो कितने लोगों को उन्होंने पेट्रोनाइज किया, जिन्होंने पेट्रोनाइज किया, ये सब बाद में बहुत बड़े हुए। जैसे कि ही पेट्रोनाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एलियस भीमराव रामजी, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, जो कि बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी वहां पर ये रिप्रेजेंट उन्होंने किया भारतवर्ष को। और श्री अरविंदो, वो जब इंग्लैंड में गए थे, विदेश में बहुत रहते थे, उसके कई कारण है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये जब वहां पर इंग्लैंड में थे उस समय 1893, जिस वर्ष में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद विदेश गए, उस वर्ष में श्री अरविंदो विदेश से वापस लौटे। इजी टू रिमेम्बर द ईयर। ये 1893 में श्री अरविंदो ने आईसीएस का टेस्ट तो पास कर दिया, और राइडिंग में, हॉर्स राइडिंग में फेल हुए। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा, डोंट वरी, यू कम विथ मी लैड। उस समय 20 साल के थे, चलो। उसको ले आए और उसको वहां पर प्रिंसिपल बना दिया आर्ट्स कॉलेज में, बड़ौदा कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बनाया। ये बड़ौदा कॉलेज ही बाद में जाकर के एमएस यूनिवर्सिटी बनी। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन, इनको भी उन्होंने पेट्रोनाइज किया। सरदेसाई, इनको भी पेट्रोनाइज, कितने लोगों को उन्होंने पेट्रोनाइज किया, और ये सब बाद में बहुत बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट किए। 1895 में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने he witnessed the successful flight of an unmanned aircraft constructed by S.B. Talpade 8 years before Wright brothers took to the skies.
तो ये राइट ब्रदर्स हम लोग ऐसा ही जानते हैं कि एयरप्लेन की जो शोध खोज की है वो है राइट ब्रदर्स ने। पर उसके 8 साल पहले एस बी तालपाडे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट बना लिया था और सयाजीराव गायकवाड़ को उनका डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया था। दैट वाज 1895, 8 years बिफोर द राइट ब्रदर्स टुक द टुक टू द स्काईज, दैट इज उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया उसके पहले। फिर उसके बाद में उनके एक दरबार में जो उन्होंने ये किया था। अब ऐसा था कि स्वामी जो सयाजीराव गायकवाड़, इनकी देशभक्ति भी, स्वामी जी उनसे प्रभावित हुए, उसका एक कारण उन्होंने लिखा है देशभक्ति। तो उनमें देशभक्ति भरी हुई थी। वो चाहते थे कि ब्रिटिश राज्य से हमारा भारतवर्ष उससे मुक्त हो, भीतर में चाहते थे, बाहर से उनके मित्र बने रहे। ये अद्भुत इनकी स्टेट्समैनशिप देखिए, व्हाट ए वंडरफुल स्टेट्समैनशिप। ही कुड बी ए ग्रेट रिवोल्यूशनरी इनसाइड, आउटवर्डली ए फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश, इस प्रकार से उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला। तो बाहर से किसी को पता नहीं लगता था, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ने सीआईडी डिपार्टमेंट तो लगा ही दिया था, क्योंकि एक के बाद वो जो लेते थे श्री अरबिंदो, वो तो बाद में बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी हुए। जैसा हमने पहले कहा, सिस्टर निवेदिता 1902 में जब 23 अक्टूबर को आई बड़ौदा, तो सयाजीराव गायकवाड़ ने श्री अरबिंदो को भेजा रेलवे स्टेशन पर उनको रिसीव करने के लिए। और श्री अरबिंदो लिखते हैं अपनी डायरी में, that the moment that I met Nivedita, Sister Nivedita, Miss Margaret Noble, तो we talk nothing but politics. तो ये सिस्टर निवेदिता ने उसके मन में, उनके मन में पूरे ये क्रांतिकारी सब योजनाएं भर दी। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में बाद में जो श्री अरविंदो ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और फिर सब कुछ नौकरी छोड़ करके कलकत्ता चले गए। और इस प्रकार से यह जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था बंग बंग आंदोलन के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में, उसमें कई केस में तो उनको बाद में जेल में, अलीपुर जेल में भी रखा गया, जहां पर उनको बाद में स्वामी विवेकानंद का दर्शन हुआ। ये सब बातें तो सर्वविदित है। तो श्री अरविंदो ये भी मानो नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए, और भी कई लोग जुड़े हुए। इनको फिर बाद में आरसी दत्त को उन्होंने रखा था, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ये जो हमारा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल है, जो दिलाराम मेमोरियल जिसकी बात कही, उसके सामने जो मेन रोड है, बहुत बड़ा रोड, उसका नाम ही आरसी दत्त रोड है। ये आरसी दत्त ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनको भी इन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ ने रखा था। वो पहचानते थे किसमें कितनी कैपेसिटी है, और इस प्रकार से उनका काम लेते थे। परंतु ये भी नेशनलिस्ट स्पिरिट के थे। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तो गन तो आती थी। फिर इन्होंने कब किया, जब ये आए थे वहां पर, प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे वहां पर भारत में, उसके पहले के समय में भी वो जो सेरेमनी रहती है, एक सेरेमनी हुआ करती थी, दरबार हुआ करता था। तो ये दरबार में जब वो वहां के राजा आते थे, ब्रिटिश के राजा, तब सभी महाराजाओं को आना पड़ता था, सलाम देनी पड़ती थी, उनको सैल्यूट करना पड़ता था, उनको अभिवादन करना पड़ता था। उसका पूरा रिहर्सल होता था बाकायदा। उसके लिए पूरा एक प्रकार का ड्रेस रहता था, उस ड्रेस में ही आना पड़ता था। द ड्रेस वॉज कन्फर्म। उसके पहले उसको एक दिन पहले, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाते हैं कोई फंक्शन में, तो उसके पहले एक दिन पहले रिहर्सल होता है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, हम लोगों ने जैसे 12 जनवरी को डॉक्टर कलाम को बुलाया था पोरबंदर में, तो एक दिन पहले कलेक्टर वगैरह आए, बोले कि पहले ये डेमो होगा, एक मॉक ड्रिल जैसे होता है ना, उस प्रकार से एक रिहर्सल होगा। तो इसी प्रकार से रिहर्सल हुआ करता था कि भाई कल वो आएंगे ब्रिटिश राजा, तो किस प्रकार से अभिवादन करना है, किस प्रकार से वापस जाना है, किस प्रकार का ड्रेस है, सबका प्रोटोकॉल रहता था और सबको आना जरूरी था। और ये गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़, देखिए उनकी हिम्मत देखिए, बहादुर देखिए। वो आए नहीं यूरोप से, पर ये लोग कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनकी इतने कुशल थे, इतने कुशल शासक थे, और इस प्रकार से उन्होंने पूरा नेटवर्क बना के रखा था
कि भले भीतर भीतर में बॉयलिंग करते हो पर कुछ कर नहीं पाए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय कुछ कर नहीं पाई। फिर जब आया ये ये 1911 की जो घटना है, बड़ी दिलचस्प घटना है 1911 की, तो उसमें भी वो दिल्ली दरबार हुआ। तो जॉर्ज फिफ्थ जब आए तो इन ये तो अ, इनके फादर एडवर्ड सेवन थे, वो जब आए थे तब तो इन्होंने यूरोप से आए ही नहीं, अब इस समय तो इंडिया में थे। तब ये जॉर्ज फिफ्थ आए तो उन्होंने क्या किया कि 1911 की बात है, वो दरबार में गए। पहली बात तो उन्होंने वो रिहर्सल के समय भी एब्सेंट रहे। दूसरा क्या किया, सिंपल ड्रेस में गए, तलवार भी नहीं रखी, उसके बदले जस्ट एक छोटा सा दंड रखा और बिल्कुल सिंपल ड्रेस में गए। दूसरा, जाकर के उन्होंने अभिवादन किया, दूर से अभिवादन जैसा करने का था ऐसा नहीं करके ऐसा छोटा सा अभिवादन किया। और उसमें ऐसा रहता था, ट्रेनिंग दिया जाता था कि 7 स्टेप आपको बैक आना पड़ेगा विदाउट शोइंग योर योर बैक, अपनी पीठ नहीं बताना है। हम लोग तो इतनी भगवान को दर्शन जब करते हैं तो हमको भी बताया जाता है भगवान का दर्शन करके एकदम से घूमना नहीं है, उनको अपनी पीठ नहीं दिखाना, धीरे धीरे पीछे आना है उसके बाद में। पर देखना चाहिए पीछे कोई है ही नहीं। कई लोग तो इतने भक्ति में रहते हैं, वो पीछे आते जाते हैं, पीछे में वो नीचे में वो प्रणाम करता है, उसके ऊपर से नीचे आते रहते हैं। ऐसा नहीं होना करना चाहिए। बैक नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, पीठ नहीं दिखानी चाहिए, इसका मतलब ही नहीं किसी के ऊपर पड़ जाओ तुम, गिर जाओ। तो ये सब दिखा, तो इन्होंने पीठ दिखाई, 7 स्टेप के बदले 2-3 स्टेप ही पीछे गए और फिर अपनी पीठ दिखा करके वापस चले गए। और एकदम तहलका मच गया, अरे ये सयाजीराव गायकवाड़ सबसे बड़ा जो ये हमारा राजा था यहाँ का, उसी ने अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। कितने लोगों ने क्या पेपरबाजी में हुए, उन्होंने एक छोटा सा लेटर ऑफ एपोलॉजी, बहुत शॉर्ट, वो भेज दिया। ये लोग कुछ कर नहीं पाए। इस प्रकार से ये सयाजीराव गायकवाड़ इंटेलिजेंटली ही यूज्ड टू he used to find out a way between the two extremes, between the two paths। एक तरफ नेशनलिस्ट पार्ट, उन लोगों को भी खुश रखते थे। निवेदिता के साथ पहली बार जब बात हुई, 23 अक्टूबर को पहली बार बात हुई, तो निवेदिता बहुत हताश और निराश हो गई। उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश राज्य को अप्रसन्न करने वाला नहीं हूं। तो वो शायद ऐसा ही कहा होगा, इसलिए अब खुद डायरी में लगती है निवेदिता की बहुत डिसअपॉइंटेड थी। पर लास्ट डे में जब डिनर में गई, तब मानो सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा होगा कि मैं आपके साथ हूं, भले बाहर से मैं रिवोल्ट नहीं करूंगा। तो फिर निवेदिता जाती है 27 अक्टूबर को, जब बड़ौदा से विदाई लेती है, तो बोलती वो प्रसन्न थी। तो वॉट एवर इट इज, सयाजीराव गायकवाड़ फाउंड आउट द वे बिटवीन द टू पाथ्स, इतना अधिक कि एक किताब, मैंने इस किताब का मैंने बारे में बताया था, रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जॉन ह्यूस्टन ने फरवरी 1897 में जो निकाली, 1897 में निकाली है, बहुत बड़ी किताब है। उस समय के जितने बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव मैन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, चाहे दीवान हो चाहे राजा हो, इन सब की बायोग्राफी विद फोटोग्राफ्स उनमें दी गई है। उसके कारण हमको बहुत सहूलियत हो गई। वो हमको अंगिरस जी ने दी, मामा जी ने, जो कि विवेकानंद के कन्याकुमारी में है, उनकी बात मैंने कही थी उस दिन। तो वो किताब में से उस किताब में क्या लिखा है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ब्रिटिश लोगों को इतना अधिक भी उन्होंने बिट्रे किया, उसके बावजूद भी बाहर से इस प्रकार से बनाए रखा कि वो जॉन ह्यूस्टन ने क्या लिखा इस किताब में, प्रीफेस में लिखते हैं, नॉट इनसाइड, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, द रूलिंग प्रिंसेस ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी हैव एट देयर हेड हिज हाइनेस द महाराजा गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, एंड इट मे बी सेड that the whole of the English race are justly proud of him। कहते हैं कि ये वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, पश्चिम की जो प्रेसिडेंसी है, इसमें सबसे अग्रणी है ये हाइनेस द महाराजा गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। ये गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़ बड़ौदा के जो है, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़, ये सबसे अग्रिम है, सबसे प्रथम है। एंड इट मे बी सेड दैट द होल ऑफ द इंग्लिश रेस आर जस्टली प्राउड ऑफ हिम। पूरी इंग्लिश रेस, ये पूरी इंग्लिश रेस, ये उनके लिए, उनका, उनके प्रति उनकी ना सद्भावना की सद्भावना है, इतना ही नहीं, उसके लिए वो प्राउड हैं, उनके लिए वो गर्वित होते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ इतने कुशल शासक हैं वहां पर,
उससे गर्वित होते हैं। यह बात उन्होंने कही है। तो ये सयाजीराव गायकवाड़, इन्होंने क्या किया कि बाद में जो बड़ौदा कॉलेज में से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनके मन में प्लान थे, तो कुछ कुछ उन्हें फंड के रखा था। फिर उनके ग्रैंडसन जो हैं, वो ग्रैंडसन जो प्रताप जो सिंह है, प्रताप सिंह राव गायकवाड़, इन्होंने बाद में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बड़ौदा कॉलेज को परिवर्तित किया गया, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा इस नाम से। आज तो बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी, न केवल भारत में, सारे विश्व में प्रख्यात है। कुछ कुछ उसकी जो फैकल्टीज हैं, पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ओरिजिनली तो ये बड़ौदा कॉलेज जो था 1881 में जो शुरू किया गया था, बड़ौदा कॉलेज 1881 में सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वयं ने शुरू किया था, उसी को परिवर्तित किया गया एंड इट बिकेम यूनिवर्सिटी 1949। 1949 में हमारा मतलब स्वाधीनता के बाद यह एक यूनिवर्सिटी बन गई। आज इसमें लगभग 35,000 विद्यार्थी, कितनी सारी फैकल्टीज है उसमें। ये सब फैकल्टी, कितने सारे डीन हैं, 1200 तो फैकल्टी मेंबर्स हैं, 1200, 1200, 1200, 1500 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, 1500 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, 35,000 स्टूडेंट्स, 35,000 स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस, और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। और उसमें जो आर्ट्स फैकल्टी है, उसमें का जो गुंबज है वो तो विश्व प्रसिद्ध है। आर्ट्स फैकल्टी का गुंबज एमएस यूनिवर्सिटी की वो पहचान बन गया। बहुत बड़ा गुंबज है, गोल, और वो मानो एक प्रोटोटाइप है गोल गुंबज, उसका ये मान ली पहचान बन गई है। ये बात अलग है कि सिस्टर निवेदिता को अच्छा नहीं लगा था उन्होंने रिमार्क किया, क्या ये इट इज नॉट एस्थेटिक। हालांकि ये निवेदिता का मंतव्य था, वो जो कि फाइन आर्ट्स में वो भी बहुत अच्छे, उनका भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो परंतु ये काफी प्रसिद्ध है, और ये सयाजीराव यूनिवर्सिटी को जब बताते हैं तो वो गोल गुंबज को अवश्य बताते हैं। तो इसके बाद में सर सयाजीराव डायमंड जुबिली मेमोरियल ट्रस्ट भी बनाया गया था। ये सयाजीराव गायकवाड़ ने जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से बनाया गया। उसको अभी तक उस फंड में से इवन एज ऑन टुडे गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें से एजुकेशन एक उनकी नीड्स पूरी की जाती है। फिर सयाजीराव गायकवाड़ ने बहुत बढ़िया गार्डन बनाया, बहुत ही सुंदर गार्डन, सिटी के बीचों बीच, शहर के बीच। बड़ौदा शहर में नहीं जाने से पता ही नहीं लगेगा कितना सुंदर शहर है। ये सयाजीराव गायकवाड़ की देन है। इतने बड़े बड़े रोड, इतने सुंदर फुटपाथ, इतने सारे वृक्ष। उसका नाम ही वडोदरा है, वट वृक्ष उतने सारे थे पहले के जमाने। तो वड से वडोदरा हुआ। पहले उसका नाम बड़ौदा था, ब्रिटिश लोग बोल नहीं पाते थे वडोदरा, तो बड़ौदा ऐसा बोल दिया। पर जैसे कलकत्ता का कोलकाता का कलकत्ता हो गया था, कलकत्ता का भी फिर से कोलकाता हो गया है, ऐसे बड़ौदा को अभी वडोदरा बोलते हैं। कितने लोगों को पता नहीं कि बड़ौदा और वडोदरा एक ही है जब मैंने चार्ज लिया वहां पर वडोदरा का, तो हमारे स्वामी सहानंद जी थे, हॉलीवुड के, वो इंचार्ज थे, हमारे वरिष्ठ सन्यासी उस समय थे, अभी तो ब्रह्मलीन हो गए। तो उनको जब पता पड़ा कि मैं पोरबंदर सेंटर और वडोदरा सेंटर, दोनों सेंटर देख रहा हूँ, अब 1 वर्ष तक ऐसा दोनों को देखना पड़ा था एक साथ। तो बाद में उन्होंने जब बोला कि वडोदरा है कहाँ पर, मैंने कहा ये है बम्बई से थोड़ा पहले ही आ जाता है, बड़ौदा उसका नाम है रेलवे से। बड़ौदा को तो बोले मैं बहुत बार गया हूँ, तो वडोदरा मैं सोचा पोरबंदर के पास का कोई गांव होगा, तो बड़ौदा तो बहुत दूर है। बोला हाँ, ओनली 500 किलोमीटर। तो हाउ डू यू मैनेज द 2 सेंटर्स 500 किलोमीटर? तो मैंने कहा आप भी तो मैनेज करते हैं, कितने सारे सेंटर सब सेंटर, वो भी बहुत सेंटर मैनेज करते थे। तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये वडोदरा और बड़ौदा एक ही वस्तु है, नेवर गेट कंफ्यूज। परंतु क्योंकि उसका नाम पहले बड़ौदा था, इसलिए एज ऑन टुडे इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, नॉट बैंक ऑफ वडोदरा। It is Maharaja Sayajirao University of Baroda, not Maharaja Sayajirao University of Vadodara, पर है वडोदरा में। एंड बड़ौदा एंड वडोदरा बोथ आर इक्वल। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक पार्क, उसका नाम कमाटी बाग था, बहुत बड़ा गार्डन, उसमें जू भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी उसका नाम सयाजी बाग किया गया। बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। ये म्यूजियम में खास करके 2 चीज देखने के लिए हम, जो भी कोई भी हमारे विजिटर आते थे, गेस्ट लोग आते थे दूर दूर से,
तो उनको जब हम भेजते थे सयाजीराव गार्डन, वहाँ से बहुत नज़दीक है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा से रेलवे स्टेशन बाजू में है, और बाजू रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाने पर ही ये गार्डन है, बहुत विराट गार्डन। तो उसमें ये हम कहते थे कि ये जो म्यूजियम है, उसके भीतर में म्यूजियम है, जू है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो म्यूजियम है उसमें इजिप्शियन मम्मी सयाजीराव गायकवाड़ के देखिए, उनका विजन देखिए। उस समय के जमाने में इजिप्ट से उन्होंने मम्मी मंगाया था, तो इजिप्शियन मम्मी को लाए थे अपने साथ। वो वहां पर है अभी भी, वो मम्मी आप देख सकते हैं, इजिप्शियन मम्मी। और वेल मछली का बहुत बड़ा स्केलेटन है, बहुत बड़ा स्केलेटन, वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने लायक है, म्यूजियम है। अभी तो एक और अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले एक टॉय ट्रेन थी, उस ट्रेन को बदल करके बड़ी ट्रेन कर दी गई है, और वहां पर उस स्टेशन का नाम है विवेकानंद स्टेशन। और विवेकानंद स्टेशन से अभी आप लोग भी, ये ट्रेन गोज विद इन द गार्डन। तो अभी आपको पूरा गार्डन घुमा देगी, जितने सारे उसमें, खास करके जू जो है उसको भी आप वही ट्रेन में बैठे बैठे वो जू को, गार्डन का भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो बहुत सुंदर व्यवस्था है देखने की। तो यह सब कुछ देन है ये सयाजीराव गायकवाड़। ये सयाजीराव गायकवाड़ स्वामी विवेकानंद के अनुसार वन ऑफ द मोस्ट, नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रिंस ऑफ दैट टाइम। सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडेड, सबसे ज्यादा कुशल, सबसे ज्यादा देशभक्ति से भरपूर, in spite of that being a friend of the British। 1939 तक बीच में कई बार उनको पदच्युत करने का प्रयत्न किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, आखिर तक वो बने रहे, डटे रहे। he found out a beautiful path between the two, between the two calamities, between the two paths, between the two alternatives। बीच का रास्ता उन्होंने बढ़िया से निकाल लिया। तो ये सयाजीराव गायकवाड़, इनके परिवारजन जो हैं वो अभी भी हमारे रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। हमारे वहाँ पर जो चांसलर थी डॉक्टर मृणालिनी देवी पुआर, ये थी ये गायकवाड़ परिवार की थी। बाद में इनका विवाह जो हुआ था धार में हुआ था, तो धार की महारानी थी, बाद में वापस आ गई। महाराजा आनंदराव चौथे के साथ इनका विवाह हुआ था और ये वापस आ गई। तब उसके बाद वो मृणालिनी देवी पुआर बनी चांसलर महाराजा सयाज यूनिवर्सिटी। इनका जन्म हुआ था 25 जून 1931, 25 जून 1931, और उनका देहांत हुआ 2 जनवरी 2015, 2 जनवरी 2015 में इनका देहांत हुआ। उसके बीच में उन्होंने कई कार्य किए, अत्यंत वेरी डिग्निफाइड, बहुत ही उनका मधुर स्वभाव था। और हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा की वो मैनेजिंग कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट रही। और कोई भी हमारा फंक्शन होता था, कई फंक्शन था, हम महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी के उनके साथ मिलकर करते थे, ज्वाइंटली हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें तो वो रहती ही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोई भी प्रोग्राम उनको बुलाते थे तो वो अवश्य आती थी, काफी उनका सहकार हमको मिलता था। एंड शी वाज आल्सो ए डिवोटी ऑफ रामकृष्ण एंड शारदा देवी। तो इनके बाद फिर उनकी जब डेथ के बाद शुभांगिनी देवी, जो कि शुभांगिनी देवी राजे, इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1945, 1945 जन्म हुआ था। अभी ये चांसलर है और ये इन्होंने भी हमारे साथ संबंध बनाए रखा है। और इनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पुत्र हैं समरजीत सिंह जी गायकवाड़, वो हमारे मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, बहुत कई वर्षों तक प्रेसिडेंट रहे। तो इस प्रकार से गायकवाड़ परिवार के साथ रामकृष्ण मिशन का संबंध बना हुआ है। फिर उनकी जो पुत्री है शुभांगिनी देवी राजे की पुत्री, ये है अलौकिका राजे। इनका विवाह हुआ जसदण में। अब जसदण की जो महारानी थी, माने उनकी जो सास है, ये भी गायकवाड़ परिवार की है। एक ऐसा अद्भुत संयोग। और ये जब जसदण की महारानी थी तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज जब यहाँ पर थे बिटवीन 1966 टू 1975, तब ये जसदण की महारानी यहाँ पर आया करती थी बहुत। फिर बाद में उन्होंने वीरेश्वर जी महाराज से मंत्र दीक्षा भी ली।
और बाद में जब अलौकिक राजे गई तो अलौकिक राजे और उनके हस्बैंड दोनों ने फिर आत्मसंयम से मंत्र दीक्षा ली। इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन के साथ ये गायकवाड़ परिवार का संबंध आज तक बना हुआ है। और ये स्वामी जी जब ने एक पत्र में लिखा था, उन्होंने एक पत्र में लिखा, उसके अलावा एक और वस्तु है कि जब स्वामी स्वरूपानंद जी ये दिल्ली में गए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में, तो दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस में गए तो उसमें वहां पर दीवान जी ने उनको जो कॉन्फ्रेंस में बुलाया था उसमें सयाजीराव गायकवाड़ भी गए हुए थे। तो सयाजीराव गायकवाड़ को स्वरूपानंद जी दिल्ली में गए थे। इट वाज इन करीब करीब 1901 की बात है। तो स्वरूपानंद जी जब गए तो सयाजीराव गायकवाड़ भी उस कॉन्फ्रेंस में गए थे। ये किशनपुर के दीवान जी उनसे बहुत प्रभावित थे। स्वामी स्वरूपानंद जी उस समय अद्वैत आश्रम मायावती के अध्यक्ष थे। तो किशनपुर में के जो दीवान जी उनसे इतने प्रसन्न थे, प्रभावित थे कि उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें सयाजीराव गायकवाड़ भी आए। तो सयाजीराव गायकवाड़ से जब स्वरूपानंद जी का मिलन हुआ तो इस स्वरूपानंद जी से बहुत ही प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कहा कि उनके स्वामी विवेकानंद की बात उनके पास से उन्होंने सुनी और भी ज्यादा सुनी, और रामकृष्ण शारदा देवी की बात उन्होंने स्वरूपानंद जी के पास से सुनी। तो ये उनसे प्रभावित हुए, रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद तीनों से प्रभावित हुए। और बाद में उन्होंने कहा कि आप स्वामी विवेकानंद को लेकर के बड़ौदा फिर से आइए। तो स्वामी विवेकानंद स्वामी स्वरूपानंद जी को लिखते हैं 15 मई 1901 कि यदि तुमने जैसा कहा है कि यदि वहां पर स्वरूपानंद जी को लिखते हैं 15 मई 1901, डियर स्वरूप, योर लेटर रिटर्न फ्रॉम नैनीताल इज क्वाइट एक्साइटिंग। इफ सम रियल गुड कम्स आउट ऑफ ए विजिट टू हिज हाइनेस द महाराजा बड़ौदा, आई एम रेडी टू कम ओवर। ये उनको कहते हैं, माने स्वरूपानंद जी ने कहा होगा कि बड़ौदा के महाराजा ने निमंत्रण दिया है तो आप अवश्य बड़ौदा आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आने का प्रयत्न करूंगा। इफ समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट, इफ सम रियल गुड कम्स आउट ऑफ इट टू द कम्स आउट ऑफ द विजिट टू बड़ौदा, आई एम रेडी टू कम। पर बाद में स्वामी ये था 15 मई 1901, और जैसा हम जानते हैं 4 जुलाई 1902 को तो उन्होंने महासमाधि ले ली। और आखिरी में तो उनके समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो इसलिए वो फिर उनका बड़ौदा दूसरी बार आना नहीं हुआ। तो बड़ौदा में स्वामी जी एक ही बार आए हैं। जहां तक हमारा मानना है बड़ौदा में स्वामी जी की मुलाकात नहीं हुई सयाजीराव गायकवाड़ के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मुलाकात हुई होगी महाबलेश्वर में, बट दिस इज ऑल रिक्वायर्स फर्दर रिसर्च। मोस्ट प्रोबेबली हुई होगी महाबलेश्वर में उनके साथ मुलाकात। अदरवाइज ऐसा नहीं कहते। उन्होंने क्या कहा कि ऑल द प्रिंसेस आई हैव मेट, ऐसा नहीं कहा ऑल द प्रिंसेस आई हैव हर्ड अबाउट, ऐसा नहीं कहते हैं। या ऑफ ऑल द प्रिंसेस महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इम्प्रेस्ड मी, ऑफ ऑल द प्रिंसेस आई हैव मेट सयाजीराव गायकवाड़ इम्प्रेस्ड मी। तो उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है, ऐसा इस स्टेटमेंट से हमको प्रतीत होता है। तो इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ ने अवश्य ये किया होगा। और बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था मिस मैक्लाउड को 17 फरवरी 1901, 17 फरवरी 1901 में स्वामी जी ने मिस मैक्लाउड को लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर गोइंग टू बड़ौदा, यू मस्ट सी महारानी देयर। महारानी गायकवाड़ की महारानी उस तरफ जाओ, गुजरात वेस्टर्न साइड में जाओ, तो यू मस्ट गो टू बड़ौदा एंड मस्ट मीट महारानी। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने पत्र में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि न केवल महाराजा से किंतु महारानी से भी स्वामी जी बहुत प्रभावित होंगे। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो महारानी, ये साधारण महारानी नहीं थी। इन्होंने तो कितने सारे कार्य किए थे। ये महारानी का नाम था महारानी चिमनाबाई सेकंड। इनका कार्यकाल रहा 1827 1827 टू 23 अगस्त 1858, 23 अगस्त 1858 तक का उनका कार्यकाल रहा। शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ सयाजीराव गायकवाड़। ये उनकी सेकेंड वाइफ थी, दूसरी वाइफ थी। ए मोस्ट प्रोग्रेसिव वुमेन, शी वर्क वेरी हार्ड फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। कन्याओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए।
She was the first president of All India Women's Conference, which was held in Pune in January 1927. उनका चयन किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1927 जनवरी में जो हुई थी पुणे में, उनको मनोनीत किया गया था। इतना अधिक उनका नाम था कि नारी शिक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया, नारियों के डेवलपमेंट के लिए जो किया, विमेन डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने काम किया, अद्भुत कार्य किया। और इन्होंने, इनका पूरा पूर्व का नाम था श्रीमंत गजराबाई देवी, पर बाद में जब विवाह हुआ, बड़ौदा में आए, तो इनका नाम हो गया चिमनाबाई सेकंड। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, शी रोट ए बुक विथ एस एम मित्रा। एस एम मित्रा के साथ उन्होंने किताब लिखी, द पोजिशन ऑफ विमेन इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति। तो ऐसी किताब भी लिखती थी, माने इतनी विद्वान थी, किताबें लिखती थी, इतनी सारी और कितनी सारी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया, और कितनी सारी संस्थाओं में प्रेसिडेंट थी। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ महारानी चिमनाबाई महिला पाठशाला, महारानी चिमनाबाई उद्योगालय। ये तो उनका नया कॉन्सेप्ट था कि बहनों को, आज हम बोल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, कि उस समय के जमाने में बहनें अपने पैरों पर निर्भर हो, इसके लिए उनको स्किल ट्रेनिंग देना और उनको उन छोटे छोटे उद्योगों में उनको प्रवृत्त करके उनके आमदनी हो, इस प्रकार से करना, ये उद्योगालय, महिला उद्योगालय। तो महारानी चिमनाबाई महिला उद्योगालय, महारानी चिमनाबाई महिला पाठशाला, महारानी चिमनाबाई महिला हाई स्कूल, महारानी चिमनाबाई मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर लीग, और फिर महारानी चिमनाबाई लेडीज क्लब। ये सब की स्थापना भी उन्होंने की, इन सब का संचालन करती थी, इनके प्रेसिडेंट थी, एंड शी वाज इन ग्रेट डिमांड। इतनी प्रोग्रेसिव माइंडेड थी। इसलिए हम सोच रहे थे स्वामी जी ने क्यों कहा मिस मैक्लाउड को, यू मस्ट सी महारानी ऑफ बड़ौदा। तो नाउ अब ऐसा पता लगता है कि महारानी चिमनाबाई इतनी प्रोग्रेसिव माइंडेड थी, और ये सिस्टर निवेदिता और मिस मैक्लाउड, ये सब भी कनेक्टेड थे। तो यदि भारतीय नारियों के जागरण की बात जब कर रहे थे स्वामी जी, सिस्टर निवेदिता को लेकर के, और नारी शिक्षा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको लगा कि ऑलरेडी कुछ कार्य हो गया है, बड़ौदा में हो रहा है सुंदर कार्य। तो उससे वो मिस मैक्लाउड सीख करके, वो और सिस्टर निवेदिता मिल करके, और भी जो कार्य कलकत्ता में शुरू हुआ कन्या शिक्षा का, और ये सब नारी शिक्षा का, नारी विकास का, ये और भी अधिक पनपे, ये उसका कहना होगा। तो कहने का मतलब, स्वामी विवेकानंद जी बड़ौदा में भले बहुत ही कम समय के लिए आए, पर उसका जो परिणाम हुआ, स्वामी जी के मन में जो पूरा बड़ौदा देखने के बाद जो उनको सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में जो एक बहुत बड़ी एक उनके बारे में अच्छी धारणा हुई, उच्च धारणा हुई, और बाद में फिर महारानी के बारे में भी उच्च धारणा हुई, और ये सब उन्होंने उनको बताया। और इस प्रकार से सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार के सदस्य के साथ आज तक भी रामकृष्ण मिशन का यह जुड़ा हुआ है, उनका संबंध जुड़ा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। पर स्वामी विवेकानंद एंड सयाजीराव गायकवाड़ बोथ आर ग्रेट विजनरी, ये तो हमको मानना पड़ेगा। उनके जीवन चरित्र को हम देखते हैं, मात्र 2 महीने का अंतर है। सयाजीराव गायकवाड़ इन हिज ओन वे, ये इनका क्षेत्र दोनों का अलग था, पर स्वामी विवेकानंद जी तो सवाल ही नहीं थे। वो एक विश्व गुरु जैसे थे, और उनका विश्व मानव जैसे थे। उन्होंने तो सभी धर्मों के समन्वय की बातें कही शिकागो धर्म सभा में, एंड ही वाज लाइक ए ग्लोबल लीडर फॉर ए ग्लोबल सिविलाइजेशन। इज सयाजीराव गायकवाड़, he showed another path of what an administration is, real great administration, किस प्रकार के विकास के कार्य हो सकते हैं। ये भी he was also a torch bearer। इन दोनों के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए हमारी यहाँ पर हमारी इस चर्चा को समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।